के खिलाफ दिए गए बगावती बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जेडीयू के आक्रामक रुख के बाद बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे पहले तक टुन्ना को पार्टी से बाहर का बताने वाली बीजेपी ने गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी। एमएलसी के बयान पर किस तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जेडीयू बीजेपी में बढ़ी तल्खी। सीएम नीतीश पर शराब घोटाले का आरोप। बीजेपी एमएलसी बोले सीएम को जेल भिजवा कर मानूंगा। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू का पलटवार। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू का पलटवार। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी साफ देखी जा रही है और इस बार बिहार की सियासत गरमाई है बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने। टुन्ना पांडे विवादित बयान देकर बुरे फंस गए। फंसना क्या, उनका तो कहना है उन्हें किसी से डर ही नहीं लगता। जो सच्चाई है वो बोलेंगे जरूर, मगर सच्चाई क्या है ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश को घोटालेबाज कहा है और तो और जेल भेजने तक का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत जल्दी नीतीश कुमार की पोल खोलने वाले हैं, जिससे नीतीश कुमार के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। स्थितियों के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। घोटाला हुआ है दारू वाला। आपसे बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप। हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं उनके नीतियों से, जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया। शराब कांड कोई खोलबे नहीं करता है, हम खोलेंगे। थोड़ा अभी है ना, माननीय है, अभी थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है। हमको चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। हमको थोड़ा बैठने दीजिए। जब तक साहबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। भाई टुन्ना पांडे के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने नोटिस जारी करते हुए टुन्ना से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही टुन्ना पांडे के दिए गए बयान पर जेडीयू प्रवक्ता ने पलटवार भी किया, या यूं कहें कि केवल पलटवार ही नहीं बल्कि साफ साफ धमकी दे दी। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा उसकी उंगली काट ली जाएगी। ये यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी। टुन्ना पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है। टुन्ना पांडे जी नहीं, और कुछ लोग लगातार हमारा नेता नीतीश कुमार जी को हमला बोलते हैं। टुन्ना पांडे जी तो खैर एक्सीडेंटल एमएलसी हो गए, वो तो शराब व्यवसायी थे, लोग जानता है। और इनका भाई कहाँ से एमएलए सब लोग को मालूम है, राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए। पूरे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ वो काम करने का काम किया। बहरहाल टुन्ना पांडे के विवादित बयान ने जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ा दी और आगे ये तल्खी क्या रूप लेती है ये देखना होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि टुन्ना पांडे आगे ऐसा क्या खुलासा करते हैं जिससे नीतीश के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीति आयोग की ओर से गुरुवार को जारी यहां पर एसडीजी इंडियन इंडेक्स 2020 और 21 यानी कि राज्य के यहां पर सत विकास लक्ष्य सूचकांक की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। इसमें केरल टॉप पर है, जबकि बिहार की स्थिति बेहद यहां पर अच्छी नहीं है। लालू प्रसाद ने एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट कर तंज कसा है कि बधाई हो, आखिरकार 16 सालों के बिहार नाशक मेहनत से बिहार को नीचे से टॉप करा दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट तंज कसते हुए कहा कि इसे बेहद खराब प्रदर्शन के लिए डबल इंजन वाली सरकार के ड्राइवर को बहुत बधाई। तो झारखंड में कोविड टीकाकरण की सुस्त प्रक्रिया और रफ्तार देने के लिए आज से वीकेंड महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हर दिन 1.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी एक वीकेंड में यहां 4.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल यह अभियान जून तक चलेगा। इस संबंध में राज्य के सभी डीसी को अपर मुख्य सचिव की तरफ से आदेश भेज दिया गया है।
तो लालू प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की ओर से गुरुवार को यहां पर इंडियन इंडेक्स 2020-21 यानी राज्यों के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। तो वहीं गिरिडीह में बीजेपी नेता सह पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने गावा प्रखंड के पिहरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार की ओर से दी जा रही कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर बताया। साथ ही सभी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील भी की। ये दुखद घटना है। आज मैं पिहरा आया हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ इस क्षेत्र के कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष और मेरे प्रतिनिधि भी रहे हैं, श्री सौदागर साहब जी, जो अपने बेटे के शादी के लिए बारात में जा रहे थे। रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने और योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर हमला किया, मारपीट किया, छिनतई हुई। दुखद इस बात की हुई कि उस परिवार में के कुछ महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई और मैं समझता हूँ ये कुछ असामाजिक मानसिकता के जो लोग हैं उनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं गावा प्रखंड के समाज जीवन को कलंकित करता है और यहाँ की सामाजिक सौहार्द को भी बाधित करने का काम करता है। ऐसे असामाजिक मानसिकता के लोगों पर और आपराधिक मानसिकता के लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे। मुझे जानकारी मिली है पुलिस ने लीपापोती करने का प्रयास किया है। तो कोरोना की दूसरी लहर का संकट झारखंड में कम होना शुरू हो गया है, जिसके बाद संक्रमण की दर भी पहले के मुकाबले घट गई है। एक तरफ साथ ही दूसरी लहर के दौरान युवाओं को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है, तो वहीं दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। इस तीसरी लहर ने अब बच्चों पर अपना निशाना यहां पर साधा है। बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि इस तीसरी लहर का प्रभाव झारखंड के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोडरमा के सदर अस्पताल में 20 पाइप लाइन ऑक्सीजन बेड युक्त चाइल्ड फ्रेंडली डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड और साथ ही डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। निश्चित तौर पर जो आशंकाएं हैं और जो वैज्ञानिक या जो वरीय चिकित्सक हैं जिन लोग के माध्यम से ये संवाद आ रहे हैं कि संभवतः तीसरे चक्र की भी बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसके विरुद्ध में जो और उसमें विशेष करके बच्चे और अल्पवयस्क जो लोग हैं उस पर ज़्यादा इसके कुप्रभाव पड़ने की बात है। तो उसी को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1000 डॉक्टरों के साथ वेबिनार भी आयोजित किया। तो कोरोना की तीसरी लहर के संकेत और उससे बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की आशंका से निपटने को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में गिरिडीह के बरमोरिया कोविड सेंटर में 20 वेंटिलेटर बेड का चाइल्ड फ्रेंडली कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसका उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल की मौजूदगी में किया। इस चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड को आकर्षक रूप से सजाया गया है, जिसमें मनोरंजन के लिए कई साधन भी यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे बच्चों को बीमार अवस्था में भी घर जैसा माहौल यहां मिल सके। एक छोटा सा हम लोग कॉर्नर बना है, इसमें लाइब्रेरी है, कुछ गेम्स हैं और बच्चों का जो थोड़ा कलर बुक्स है, कहानी है और कुछ खिलौना है, सॉफ्ट टॉयज हैं, बच्चे यहाँ आकर के देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग, हमारे सहयोगी साथी, ये तमाम मिलकर इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले जिला मुख्यालय में 300 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होंगे। इन 300 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड से उस तीसरी लहर का गिरिडीह जिला मजबूती के साथ मुकाबला करेगा। ये 300 बेड उन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के अलावे हैं जो हमारे।
और अब खबर दुमका से है। दुमका जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गांव में लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर वैक्सीन लेने के लिए विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया। दुमका जिले में वर्तमान में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गाँव में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के लाभ के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान दुमका उपायुक्त राजेश्वरी भी अधिकारियों के साथ यहां रानेश्वर प्रखंड के मेहंदीपुर पंचायत पहुंची, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेहंदीपुर में जिला प्रशासन की ओर से कोरोना वैक्सीन को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। हम लोग मेहंदीपुर पंचायत रानेश्वर ब्लॉक में आए हुए हैं। यहाँ पे ब्लॉक के द्वारा टीका का शिविर लगाया गया है। ऑलरेडी 40 लोग यहाँ पे टीका लिए हैं और ये सभी 45 वर्ष से अधिक हैं। पूर्व में ये लोग नहीं लिए थे, इनके मन में डर था कि टीका लेने से कुछ नकारात्मक उसका इफेक्ट रहता है, बुखार चढ़ता है, बीमारी होता है। लेकिन अब ये डर उनके मन में दूर हो चुका है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो भी टीका लिए हैं वो कोरोना महामारी से और तो बिहार शरीफ के जेल में बंद बांग्लादेशी महिला के संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। महिला के सजा की अवधि पूरी होने के 4.5 महीने बाद भी बांग्लादेशी रिया आफरीन रूपा सलाखों के पीछे है। रिया नौकरी दिलाने वाले दलाल के चुंगल में फंसकर भारत आई थी। वहीं जेल से मुक्त होने के बाद वापस बांग्लादेश पहुंचने की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता एसके झा ने 29 मार्च को आयोग से यहां फरियाद की थी, जिसके बाद आयोग ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए गृह विभाग को 26 अगस्त तक रिपोर्ट यहां पर मांग की है। बांग्लादेश की महिला वह उसको एक दलाल जो है तो ले आया इंडिया में, यह कह करके कि चलो हम इंडिया में तुमको हम काम पकड़वा देते हैं। और उस महिला को पैसे की आवश्यकता थी, उसके बच्चे को ऑपरेशन करवाना था। वह किसी तरीके से दलाल के झांसे में वह महिला आ गई और उसके बाद में वह दलाल ला करके उसको नालंदा में लाकर उसको छोड़ दिया, जहाँ से स्थानीय पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस महिला की सज़ा जनवरी 2021 के लास्ट सप्ताह में उसका सज़ा पूरा भी हो चुका है। बावजूद इसके वह महिला बिहार शरीफ जेल में अभी भी बंद है, जिसके आलोक में हम मार्च में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में एक हम याचिका फाइल किए हुए थे, जिस पर सुनवाई कल हुई थी। और उस पर सुनवाई होने के बाद में कल माननीय आयोग ने गृह विभाग बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया है और उसमें यह कारण परीक्षा किया गया है कि भैया की क्या बात है कि सज़ा पूरी होने के बाद भी वो महिला जो है तो अभी भी भारत के जेल में बंद है। और यह दो देश के बीच में जो रिलेशंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इस संबंध पर भी यह असर न डाले, जिसके कारण हम लोग जो है सो यह प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके वह महिला को हम लोग जो उसका बांग्लादेश जो उसका गांव है उस गांव में वहां तक हम लोग उसको भेजें और उसके परिवार से, उसके बच्चों से उसको हम लोग मिलवाएं। तो मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीएम ने जिले के कई प्रखंडों में टीकाकरण अभियान में लापरवाही बरतने को लेकर गायघाट, मोतीपुर, मरबन सहित कई प्रखंडों के यहां पर एमवाईसी और डीएचएम का वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण शुरू होने को लेकर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। हम लोगों ने वैक्सीनेशन के अभियान जो चल रहा है उसकी समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड के एमवाईसी, डीएचएम, डीसीएम, बीडीओ, सीडीपीओ और जीविका के बीपीएम के साथ ही बैठक की और जिला स्तर से भी कई पदाधिकारी समिति यहाँ पर उपस्थित थे। हम लोगों ने पाया कि कुछ प्रखंडों में अच्छी गति नहीं रही है और एक सेशन साइट पर 10-20 ही लोगों ने टीकाकरण किया है। तो गायघाट, मरवन, ऐसे मोतीपुर, ऐसे प्रखंडों के एमवाईसी का, डीएचएम का, डीसीएम के मानदेय की कटौती की गई है और उन्होंने निर्देशित किया है कि टीकाकरण अभियान चलाया जाए। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जीविका के माध्यम से कल 77 नए केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार आरबीएसके के जो वाहन 25 चलाए जा रहे हैं उनके साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की हम लोगों ने आज से टैगिंग करा दी है, जहां पर केंद्र पर वो गाड़ियां जाएंगी और वहां के लोगों को मोबिलाइज करके टीका
तो वहीं आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की चिकित्सा में सहायक आयुर्वेदिक औषधि आयुष 64 का विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से वितरण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में परिषद के सदस्यों की ओर से पॉजिटिव मरीजों और कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के बीच निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार रिसर्च टीम की ओर से क्लिनिकल ट्रायल के बाद प्रमाणित किया गया है। इसके बाद जिले में 9 जगहों पर इसका निःशुल्क वितरण किया गया। सरियागंज श्री प्रभाकर औषधालय वैद्य विकास कुमार शर्मा क्लिनिक पर उपलब्ध है। उसके अलावा अन्य जो है आनंद राज क्लिनिक 0 माइल वसीर मार्केट में उपलब्ध है। डॉक्टर पवन कुमार के यहाँ क्लिनिक पर उपलब्ध है, ये आपको 52 बीघा कन्हौली में। उसके अलावा सभी जगहों पर दवाओं का निःशुल्क सभी जगहों पर दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जाए। जिनको हो चुका है या सिम्टम है उसके अलावा भी लोग खा सकते हैं? नहीं, जिनको सिम्टम है केवल वही खाएंगे, जिनको सिम्टम नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा। ये दवा जो है 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक के ही आदमी को दी जाएगी। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये दवा नहीं देनी है, उन पर अभी रिसर्च नहीं हुआ। या वैसी माताएं बहनें जो कि अपने शिशुओं को दूध देती हैं उनको भी ये औषध नहीं देनी। तो वहीं भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ एक्टू के बैनर तले किया गया, जिसमें कई सफाई कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की, साथ ही मांग नहीं माने जाने पर आगे आंदोलन यहाँ पर करने की बात कही। पूरे भारत के सफाई कर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर हमें सफाई सुविधा देते हैं। पूरे कचरों के अंबार में वो हाथ से भी कभी सफाई करते हैं, लेकिन इन कर्मियों को न तो ग्लव्स मिलता है, न मास्क मिलता है, न सैनिटाइजर मिलती है। ये तो छोटी बात हुई। और बहुत बड़ी बातें हैं कि कोरोना से संक्रमित होने पर उन्हें सही ढंग से उपचार भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमारे अखिल भारतीय महासंघ की ओर से ये मांग दिया गया है, जो 5 सूत्री मांग है कि सभी फ्रंटलाइन कर्मियों को अनिवार्य रूप से मुफ्त में टीकाकरण की जाए। दूसरी मांग है कि उन्हें 50 लाख का बीमा दिया जाए। तीसरी मांग है कि 10 लाख रुपये कोरोना संक्रमण के पश्चात उसे दिया जाए और 10,000 रुपये प्रति माह 6 माह तक कोरोना संक्रमितों को या निकाय सफाई कर्मियों को दिया जाए। करना होगा देना होगा भागलपुर में जर्जर हो रहे NH 80 से लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन 3 तरह के कार्य योजनाओं पर काम कर रही है। बता दें कि जल्द ही NH के ठीक होने से आम लोगों को यातायात करने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। खबरों की माने तो इसकी जानकारी DM सुब्रत कुमार सेन ने दी है। देखिए, NH 80 को लेकर के 3 तरह का काम चल रहा है। एक तो जो NH 80 पर रिस्टोरेशन का काम होना है वो NH के कार्यपालक अभियंता ने किया है। फिर बारिश वगैरह के कारण कहीं कहीं गड्ढे बन गए हैं तो उनको भी हम लोगों ने भरने को बोला है। दूसरा जो आपका NH का पोर्शन जो सबौर से होते हुए कहलगांव तक जो जाता है उसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए प्रस्ताव जो है मंत्रालय में गया हुआ है। वहाँ से संभवतः अप्रूवल भी मिल गया है और टेंडर के प्रोसेस में शायद है, मेरी भी जानकारी है। इधर मैंने 10-15 दिन से अपडेट नहीं लिया है। और तीसरा काम जो है जो 4 लेन बनना है मुंगेर मिर्जा चौकी का, उसका टेंडर हो गया है। उसमें हम लोग भूअर्जन की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी है। भुगतान भी अब शुरू हो गया है पिछले महीने से। लगभग 1 करोड़ रुपये का भुगतान भी हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने अमीनों की संख्या जो अन्य अंचल में प्रतिनियुक्त थे उनको भी लगाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन लोगों से प्राप्त करके भुगतान की गति को बढ़ाई जाए
और बारिश के इमीडिएट बाद जो है हम लोग काम जो है इस 4 लेन पे शुरू करेंगे। नेपाल, बंगाल और झारखंड सीमा से सटे होने की वजह से कटिहार जिले में अपराधी जाली नोट के कारोबारियों की चहलकदमी बनती जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की सक्रियता की वजह से आए दिन ऐसी वारदातों का खुलासा भी हो रहा है। इसी कड़ी में कुर्सेला चौक पर जाली नोट के 2 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 35,400 के जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2 जून को गुप्त सूचना के आधार पर कुर्सेला थाना अंतर्गत एचपी पेट्रोल पंप के पास कटिहार जिला के डीआईयू की टीम और कुर्सेला के थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक मनीष कुमार रजक के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिनके पास से 35,400 रुपये का जाली नोट बरामद किया गया है। बरामद जाली नोट 2,000, 500, 200, 100 और 50 के डिनोमिनेशन में विभिन्न संख्या में है। इसमें से एक व्यक्ति जाली नोट लेकर आया था, जिसे दूसरे व्यक्ति को डिलीवर करना था, तो दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और उसका उद्गम और स्रोत कहां से है इस बिंदु पर पुलिस छानबीन कर रही है, जांच। और अब खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर के उलीडी थाने में यहां संकोसाई रोड नंबर 5 पर अजय ज्वेलर्स के मालिक अजय वर्मा पर अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस घटना से व्यवसायी बाल बाल बच गए। फिलहाल उनका टीएमएच में इलाज चल रहा है। घायल के अनुसार पीड़ित से कुछ दबंग युवकों ने रंगदारी की मांग की थी और उस वक्त अजय वर्मा ने इसकी सूचना उलीडी थाने में दी थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं होने का हवाला देते हुए पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। गुरुवार को अजय वर्मा उलीडी स्थित अपने आवास के पास थे। उसी दौरान दोनों अपराधी बाइक से वहां पहुंचे और 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद घायल को लेकर यहां तुरंत एमजीएम पहुंचाया गया। अजय कुमार वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको स्प्रिंटर्स जो होता है वो लगने की सूचना है और वो व्यक्ति अभी ठीक है। उनका उपचार अभी किया जा रहा है। वो टीएमएच में भर्ती है। जिन लोगों ने उनके ऊपर ये स्प्लिंटर से फायरिंग की है उनकी पहचान भी हुई है और अभी पुलिस उनकी छापामारी कर गिरफ्तारी करेगी। सर क्या नाम बताया जा रहा है, किनके द्वारा रंगदारी मांगी गई थी, घायल द्वारा क्या बताया जा रहा है? जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक ये सब चीज़ें उजागर करना उचित नहीं है। 2-3 दिन पहले इनका और उनका झगड़ा हुआ था और इनका ये कहना है कि जो स्टार्टिंग में जो झगड़ा हुआ था वो पैसे को लेकर हुआ था। मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे इन्वेस्टिगेशन में सारे फैक्ट सामने आते हैं हम आपको। तो खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में सक्रिय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांच पड़ताल में पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से चोरी की 4 बाइक और कारतूस बरामद किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सफलता भी हासिल की है। वहीं गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। तो औरंगाबाद में नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। घटना बीते दिन दाऊदनगर थाना क्षेत्र के बसंत बिघा गांव की है, जहां झाड़ियों के बीच शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार मृतक के काफी देर तक घर नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद झाड़ियों से शव को बरामद किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद स्थित सदर अस्पताल भेज दिया। कि एक बाबू अमाना में बसंत बिघा एक छोटा सा टोला है, वहाँ का जो एक अमित कुमार नाम का जो 15 वर्षीय जो लड़का है, वो आज दिन में सुबह 11 बजे अपने घर से निकला और फिर जो है 2 बजे उन लोगों को सूचना मिला कि एक लड़का का जो है शव जो है रोड पे पड़ा हुआ है। उनके घर से करीब 2-2.5 किलोमीटर के दूर पे डेड बॉडी मिला है। इस सूचना को सत्यापन है तो वहाँ पे थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुँचा और वहाँ पे बॉडी को देखा और उसके परिजनों को खबर किया और इसके बाद जो है वहाँ जहाँ पे इनका बॉडी पाया गया था वहाँ पे इसको जो है बारीकी से देखा। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।